हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल द विटी टर्टल। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छे से समझ लिया था। आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से उसको समझा है। और आज की क्लास में हम लोग बुक में जो भी प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड थियोरी है वो सब पढ़ने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? ये एक ऐसा ऑपरेशन कॉस्टिंग का एस्पेक्ट है which is used to ascertain the cost of the product at each process or stage of manufacturing। ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये मेथड उन सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर प्रोसेसेस। जहां पर 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं उस इंडस्ट्री में, उस कंपनीज में ये अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है, ये भी कल हम लोगों ने पढ़ा था, टू आइडेंटिफाई टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। हर प्रोसेस का टोटल कॉस्ट निकालना और जितने भी प्रोसेस हैं सबका मिलाकर टोटल कितना कॉस्ट आ रहा है वो निकालना। हर एक प्रोसेस का इंडिविजुअली कितना कॉस्ट आ रहा है वो निकालना, और सारे प्रोसेस को मिलाने के बाद कितना कॉस्ट आ रहा है वो निकालना। तो ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक है ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में? टेक्सटाइल, ऑयल इंडस्ट्री, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये प्रोसेस कॉस्टिंग का टेक्निक जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। पहला क्या है, प्रोडक्शन जहाँ पर होता है, जहाँ पर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, हैविंग अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, एक्सेप्ट कौन सी जगह, जहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी रिपेयर के लिए शट डाउन रहती है। ठीक है, उन सारे केस में जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होता है उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। ये क्या है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस कॉस्ट सेंटर्स एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल कॉस्ट बाय द कॉस्ट सेंटर्स। यहाँ पर आप जो प्रोसेस कॉस्ट सेंटर्स है ना वो आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो कि किस प्रोसेस के लिए हम लोग कॉस्टिंग कर रहे हैं, राइट। तीसरा पॉइंट बोल रहा है द मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ यूनिट्स, राइट। यहाँ पर क्या है, आप ना जो रिकॉर्ड्स होता है यूनिट्स का, पार्ट यूनिट्स कितना प्रोड्यूस हुआ, किस पर कितना कॉस्ट लगा, उस चीज़ का हमें एक्यूरेट रिकॉर्ड रहता है। हमारे पास क्या रहता है, हमें एक्यूरेट रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं यूनिट्स का, पार्ट यूनिट्स का, और हर प्रोसेस में कितना कॉस्ट इनकर हुआ है उस चीज़ का, राइट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, एक प्रोसेस का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, और ऐसे ही होते होते हमें क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। और बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें हमारे पास अवॉइडेबल लॉसेस भी होते हैं, अनअवॉइडेबल लॉसेस भी होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, अनअवॉइडेबल लॉस कौन सा है? जो आपका नॉर्मल लॉस होता है ना, दैट इज योर अनअवॉइडेबल लॉस। एंड अवॉइडेबल लॉस क्या है, जो आपका एबनॉर्मल लॉस होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एक्यूरेट एवरेज कॉस्ट it is necessary to measure the production at various stages of manufacture as all the input units may not be converted into finished goods। देखो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो इनपुट जितना हम देते हैं ज़रूरी नहीं है कि उतना ही फिनिश्ड गुड्स हो जाए, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एक्यूरेट एवरेज कॉस्ट निकालना है, और प्रोडक्शन को हर स्टेज ऑफ हर प्रोसेस के एंड में या फिर हर एक प्रोसेस के स्टार्टिंग में हमें प्रोडक्शन को मेजर करते रहना है। क्या करते रहना है, प्रोडक्शन को मेजर करते रहना है, ताकि हम लोग इस बात का चेक रख पाएँ कि कितने यूनिट्स का इनपुट जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद और विदाउट बाई प्रोडक्ट्स are simultaneously produced at one or more stages or processes of manufacture। So ये बेसिकली बोल रहा है जब हम एक रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ना क्या होता है, कभी कभी बाई प्रोडक्ट्स निकलता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स भी निकल जाता है साइमल्टेनियसली उसी प्रोसेस में। तो होता ये है कि जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसका हम लोग वैल्यूएशन कैसे करेंगे,
उसका वैल्यूएशन करना और जो आपका जॉइंट कॉस्ट इनकर हो रहा है उसको प्रॉपरली अपॉर्शन करना। जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, जो आप बाई प्रोडक्ट निकलता है तो उसको भी आप थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते हो, दैट इज योर जॉइंट कॉस्ट। बिफोर जॉइंट ऑफ सेपरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट और बाई प्रोडक्ट्स का वैल्यूएशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस मेथड का। नेक्स्ट क्या है, आउटपुट इज यूनिफॉर्म एंड ऑल यूनिट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल ड्यूरिंग वन और मोर प्रोसेसेस। सो उस केस में क्या होता है, देखो जब आपका आउटपुट एकदम यूनिफॉर्म रहता है, एकदम सिमिलर रहता है और सारे यूनिट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, तो उस केस में क्या होता है ना, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी एसरटेन्ड ओनली बाय एवरेजिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग ऐसे एसरटेन करेंगे कि जितना हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर पीरियड में इनकर हुआ है उसको हम लोग एवरेज बना देंगे, उसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, तो हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा, राइट। जितने का टोटल हम लोग का एक्सपेंडिचर हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, ये कहाँ कहाँ पर कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होता है। पहला केमिकल वर्क्स, हम लोगों ने कल पढ़ा था, सोप मेकिंग, राइट, कॉस्मेटिक्स का कोई भी हो, सोप भी तो हमारा केमिकल में ही आता है। नेक्स्ट है बॉक्स मेकिंग, जब कोई बॉक्स बनाया जाता है। फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस, जब हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में भी बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पेपर मिल्स, बिस्किट वर्क्स, ऑयल रिफाइनिंग, टेक्सटाइल वीविंग एंड स्पिनिंग, जो भी हम लोग का टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है उसमें जितने भी काम होते हैं ये सब प्रोसेसेस, एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस होता है। फूड प्रोडक्ट्स, कैनिंग फैक्ट्री, कैनिंग फैक्ट्री क्या है, शुगर केन से जब आप शुगर निकालते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैनिंग। फिर है कोक वर्क्स, फिर क्या है, पेंट, इंक, वार्निशिंग। फिर मीट प्रोडक्ट्स का फैक्ट्री जो होता है और डेयरी प्रोडक्ट्स का जो फैक्ट्री होता है, ये सब क्या होता है, ये सब प्रोसेस कॉस्टिंग ही हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। तो यहाँ पर आपको टोटल 12 पॉइंट्स गिवन है एंड आई होप ये अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि द जॉब इज द कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट आर एलोकेटेड टू ईच जॉब। सिमिलरली प्रोसेस कॉस्टिंग के केस में क्या होता है, जो भी कॉस्ट आप कलेक्ट करते हो वो हर एक प्रोसेस का कॉस्ट होता है ना। जैसे यहाँ पर ईच जॉब के लिए हम लोग कैलकुलेट करते थे, सिमिलरली प्रोसेस में क्या करते हैं, ईच प्रोसेस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। और एंड डिवाइडेड बाय आउटपुट फॉर अ पीरियड टू गेट एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। जितना आउटपुट आया उस पर्टिकुलर पीरियड में उतना हो गया हम लोग का क्या, उससे अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, राइट। लॉसेस आर जनरली नॉट सेग्रीगेटेड, लेकिन इस केस में क्या होता है, एबनॉर्मल लॉसेस को हम अलग लिखते हैं और नॉर्मल लॉस को हम लोग अलग लिखते हैं, तो यहाँ पर वो बहुत ही केयरफुली सेग्रीगेट किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 12 पॉइंट्स गिवन है, जो कि आप अभी तक आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप अगर पढ़ेंगे तो इजीली इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज नॉर्मल प्रोसेस लॉस। नॉर्मल लॉस क्या है, कल तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, तो आज बस देखते हैं कि उसका थियोरी क्या बोलता है। तो ये बोल रहा है, इट इज द लॉस विच इज अनअवॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अनअवॉइडेबल मतलब क्या है, ये तो होगा ही होगा, राइट। ये तो आप जो भी करो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो उसको बोला जाता है नॉर्मल लॉस। कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो उसमें जो जितना लॉस होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, दैट इज नोन एज व्हाट, योर नॉर्मल प्रोसेस लॉस। Such loss can be estimated in advance on the basis of past experience or available data. तो ये आपको estimate कैसे करना है, कल भी मैंने आपको बताया था, आपका जो हिस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्ट्री है, पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर आपके पास जो पास्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, उसके बेसिस पर हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। It is recorded only in terms of quantity. And the cost per unit of usable production is increased accordingly.
तो ये क्या बोल रहा है, ये जो नॉर्मल लॉस होता है ना आपका, वो आपका प्रोसेस अकाउंट में बस उसका क्वांटिटी ही रिकॉर्ड किया जाता है, बस क्वांटिटी ही रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ना हम लोग स्क्रैप वैल्यू पर बेच देते हैं, उसको हम लोग एज अ स्क्रैप सेल कर देते हैं। तो उससे जो हमें मिलता है, उसको बेचने पर जो पैसा हमें मिलता है, वो हम लोग लिखते हैं कहाँ पर? अमाउंट वाले कॉलम में। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ यूजेबल प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली। तो जितना हम लोग का लॉस हो गया उतना क्वांटिटी हम लोग हटा देते हैं, लेकिन कॉस्ट जितना है हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट वो तो उतना ही रहेगा, डिवाइडेड बाय जितना यूनिट पहले था उससे कम हो गया, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का बढ़ जाएगा। Where scrap possesses some value as a waste product or as raw material for an earlier process, the value thereof is credited to the process account। तो ये क्या बोल रहा है, नॉर्मल लॉस वाले केस में जो हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो कितने, वो जो स्क्रैप है हम लोग का वो हम लोग कितने में सेल कर रहे हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, प्रोसेस लॉस इज शेयर्ड बाय यूजेबल यूनिट्स। तो इससे क्या होता है, आपका जो नॉर्मल आउटपुट आएगा ना उसका कॉस्ट कम होगा। कॉस्ट कम कैसे होगा? देखो, पहले आप उसको जितना आपका नॉर्मल लॉस हो रहा था उतना हटा के आप क्या करते थे, उस हिसाब से आप कॉस्ट निकालते थे, लेकिन यहाँ पर आप जो नॉर्मल लॉस आ रहा है उसको सेल करने के बाद आपको थोड़ा पैसा तो मिल रहा है ना, तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज अबनॉर्मल प्रोसेस लॉस। Any loss caused by unexpected or abnormal conditions like प्लांट का ब्रेकडाउन हो जाना, सबस्टैंडर्ड मटेरियल अगर आपके पास आ गया, मटेरियल के हैंडलिंग में अगर केयरलेस होकर हैंडलिंग हो गया, फिर एक्सीडेंट हो गया कोई, या फिर लॉस हो गया, लॉस इन एक्सेस ऑफ द मार्जिन एंटिसिपेटेड फॉर नॉर्मल प्रोसेस लॉस। हाँ, यहाँ पर एक एबनॉर्मल लॉस का क्या एग्जाम्पल है कि आपने जितना नॉर्मल लॉस सोचा था उससे ज़्यादा अगर हो गया नॉर्मल लॉस, तो उस केस में वो भी एक एबनॉर्मल लॉस ही माना जाएगा। द यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस और गेन आर कैलकुलेटेड एज अंडर। तो यहाँ पर हमें कितने यूनिट्स का लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस, वो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, टोटल लॉस, टोटल आपका जितना भी लॉस हुआ उसमें से अगर आप नॉर्मल लॉस जितना होने वाला था वो अगर आप माइनस कर दो तो ऑब्वियसली जो बचेगा दैट विल बी नोन एज एबनॉर्मल लॉस। और आप एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे करोगे, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इक्वल्स टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। जितना आपका नॉर्मल आउटपुट आएगा उतना उसका कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितना आपका नॉर्मल आउटपुट है। लेट्स से अगर 50,000 है और 10,000 यूनिट्स आपका नॉर्मल आउटपुट है, सो 50,000 बाई 10,000 मल्टीप्लाइड विथ 200 यूनिट अगर आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया, सो दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 200 यूनिट्स। ठीक है, तो ये है हम लोग का फॉर्मूला फॉर एबनॉर्मल लॉस। अब एक और चीज़ देखते हैं, एबनॉर्मल गेन। कल वाले कॉन्सेप्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था एबनॉर्मल गेन क्या होता है। वी नो दैट मार्जिन अलाउड फॉर नॉर्मल लॉस इज एन एस्टिमेट। ऑब्वियसली जो हम लोग नॉर्मल लॉस का एक परसेंटेज डिसाइड करते हैं 5% या 10%, वो एक एस्टिमेट ही होता है ना, पास्ट रिकॉर्ड्स को देखकर। एंड स्लाइट डिफरेंसेस आर बाउंड टू ऑकर बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस एंड दैट एंटिसिपेटेड। जो आपने एंटिसिपेट किया है वो और एक्चुअल में जितना लॉस हो रहा है उसमें हल्का सा डिफरेंस आने के बहुत चांसेस होते हैं। सो दीज डिफरेंसेस विल नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट इंक्रीज्ड लॉस, and on occasions the actual loss will be less than that expected. Let's say आपने 10% सोचा था कि 10% होगा आपका नॉर्मल लॉस, ठीक है, लेकिन जब लॉस हुआ तो 8% हुआ। तो इस केस में क्या है, 2% जो हो रहा है, दिस इज नोन एज योर abnormal gain. This is known as what? Abnormal gain. Thus, when actual loss in a process is smaller than that was expected, an abnormal gain results. जब आपका actual loss is less than जो आपने expect किया था, आपने estimate किया था, actual loss is less than estimated loss, in that case what happens? Abnormal gain happens. The value of the gain will be calculated in similar manner to an abnormal loss.
गेन कैसे आपको कैलकुलेट करना है, जैसे आपने इसको कैलकुलेट किया था वैसे ही आपको करना है। और एबनॉर्मल गेन अकाउंट जो होता है ना, अब आप मुझे ये बताओ ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ये डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? आप जब नॉर्मल लॉस कर रहे हो तो, या एबनॉर्मल लॉस कर रहे हो तो वो तो आपका क्रेडिट हो रहा है, तो अगर आपका गेन हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये चीज़ दोबारा प्रोसेस में फिर से जा रहा है, जो गेन हो गया ये दोबारा प्रोसेस में फिर से जा रहा है, इसीलिए ये आपका डेबिट होगा। और द एबनॉर्मल गेन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड फॉर द लॉस ऑफ इनकम ऑन अकाउंट ऑफ लेस क्वांटिटी ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप अवेलेबल एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन जब होता है तो आपके पास स्क्रैप वैल्यू का जितना क्वांटिटी रहता है उससे कम रहता है। एंड नॉर्मल प्रोसेस लॉस अकाउंट इज क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। नॉर्मल प्रोसेस लॉस को आप अकॉर्डिंगली क्रेडिट करोगे। द बैलेंस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट एज एबनॉर्मल गेन। क्या होता है, जो बैलेंस रह जाता है दैट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ठीक है, कॉस्टिंग P&L में जाता है, यानी कि ये जो 2% है ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। आई होप ये छोटा सा क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया, और आने वाले क्लासेस में हम लोग इलस्ट्रेशन सब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज कॉन्सेप्ट है, दैट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सो इसके बारे में ये क्या है क्या नहीं ये हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। पहले आप लोग थोड़ा सा हैबिचुएटेड हो जाओ प्रोसेस कॉस्टिंग करने के लिए, प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए, फिर हम लोग धीरे धीरे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।